ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। कुछ ही देर में इंडिकेटिव टिक्स आएंगे, लेकिन शुक्रवार का जो सेशन था उसमें हमने थोड़ी सॉफ्टनेस देखी थी। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता हैं, साथ ही हमारे साथ शुभम अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं और देखते हैं कि बाजार के जिस तरह के संकेत हैं उसमें आज क्या रुख लेते हैं बाजार। मुकेश अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं क्रिसल से। मुकेश, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए और जी बिजनेस की टीम की तरफ से आपको दीपावली की शुभकामनाएं। इस महीने में भी हमने देखा है, नवंबर में भी, कि एटलीस्ट अब तक एफआईएस का जो इनफ्लो है वो ठीक ठाक रहा है। 3000 करोड़ के ऊपर की उन्होंने खरीदारी की है इस सीरीज में। आपका व्यू ओवरऑल मार्केट पर क्या है इस समय? जी, हमारा व्यू है कि मार्केट्स विल कंटिन्यू टू बी वॉलेटाइल बिकॉज एंड वी बिलीव दैट मार्केट्स विल बी रेंज बाउंड एंड बिकॉज अभी काफ़ी अनसर्टेनिटी है बोथ ग्लोबल फ्रंट्स पे एज वेल एज डोमेस्टिक फ्रंट पे। इफ़ यू लुक एट ग्लोबल फ्रंट में, एक तो फिस्कल क्लिफ इन यूएस, देयर इज़ नो अनसर्टेनिटी इज माउंटिंग ओवर देयर। सेकेंड इज यूरोजोन में अनसर्टेनिटी कंटिन्यूज टू बी देयर। एंड इफ़ यू लुक एट ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट, पॉलिसी रिफॉर्म्स अभी मोमेंटम रहेगा नहीं रहेगा, हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड, plus as of now there is investment slowdown. So given the uncertainty both in domestic as well as the global scenario, we believe that the market will remain range bound and हमारा कॉल है कि by fiscal March तक market will be around 5800 5900 निफ्टी. That is our call. जी शुभम, आज के लिए आपसे समझना चाहेंगे कि फ्राइडे के जो निचले स्तर हैं उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर बंद नहीं हुआ था, तो शुक्रवार की तलहटी और शुक्रवार के निचले स्तर को संभाल के रखना आज के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, जो बहुत ही इंट्राडे या 2-3 दिनों के कारोबार करते हैं उन कारोबारियों के लिए? यस, अगर आप पिछले कुछ दिनों का सेशन देखें तो हम लोग ये कंटिन्यूस हायर टॉप एंड हायर बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा था और लास्ट ट्रेडिंग डे वाज द ओनली एविडेंस जहाँ पे जो वो मतलब जो मूवमेंट था वो ब्रीच हो चुका है। तो आई थिंक हमें थोड़ा लोअर लेवल का वेट करना चाहिए। निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट को रेफर करें तो एक अप गैप क्रिएट हुआ था उसमें, जो कि 5640 का सपोर्ट इंडिकेट करता है। तो आई थिंक अगर कल का लो टूट जाता है तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए एंड 5640 जो लेवल है वो थोड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट होगा फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड उसको स्टॉप लॉस ले करके एक बार फिर से मतलब जो सेक्टर जो स्ट्रांग है लाइक ऑटो, रियलिटी एंड इंफ्रा, उसमें लॉन्ग ट्रेड्स का मोमेंटम पॉसिबिलिटी मिल सकता है। जी प्रदीप, इस बार के रिजल्ट सीजन जिस तरह की गुजरी है, अब तक जिस तरह के आंकड़े आए हैं, इनफैक्ट ज़्यादातर आ ही चुके हैं इंक्लूडिंग एसबीआई के नंबर्स पर अगर हम बातचीत करें, शुक्रवार को जो आंकड़ा उन्होंने पेश किया और जिस तरह से एनपीए 5% के ऊपर निकला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आप की रणनीति क्या होगी इन द नियर फ्यूचर? मेरा मानना यह है मेहर कि जितने भी थोड़े डिप्रेस सेक्टर है या डिप्रेस इम्प्रेशंस हैं ऑन एसबीआई, आई थिंक वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो गए हैं इस प्राइस में। तो अब यहाँ से रणनीति ये देखना जरूरी है क्योंकि इनके एनपीए बढ़ गए हैं, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है फैक्टर में। इनकी जो प्रोविजनिंग की बात है, इन्होंने कम प्रोविजनिंग करके जो भी प्रॉफिट दिखाए हैं, जो आगे प्रोविजनिंग की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक ये सारे ऑलरेडी इसमें फैक्टर इन हो गए हैं आज की प्राइस में। आगे मेरा मानना है ये लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट करना बनता है, पर सवाल ये है कि पूरी बैंकिंग में कितना समय लेगा, क्योंकि ये वापस एक सेगमेंट है और एक ये सेक्टर है जो कि इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है, तो वहाँ की नीति के ऊपर चलेगा। बट लॉन्ग टर्म में मेरा सजेशन और मानना है कि इसमें ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस स्टॉक। तो जी, धीरे धीरे निवेश की सलाह भी। खैर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे इन खास मेहमानों से चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। इंडिकेटिव टिक्स आएंगे कुछ ही देर में, देखते हैं आज संकेत किस तरह के बनते हैं, लेकिन हाँ, कुछ एक ट्रिगर्स जिस पर नजर आएगी उसमें आज के आईआईपी नंबर्स भी होंगे। शुभम, आज के लिए इंट्राडे क्या रेंज आप देख रहे हैं? अगर जो आईआईपी आंकड़ा है वो उम्मीद के मुताबिक ही आता है, एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही आता है, तो वैसे भी क्योंकि हफ्ता छोटा है, आज के लिए रेंज क्या देख रहे हैं आप?
यस अगर हम लोग डे रेंज का मूवमेंट अगर देखते हैं तो 5670 का जो लेवल है स्पॉट निफ्टी में, अगर वो ब्रीच हो जाता है नीचे की तरफ, देन 5640 इज द लेवल दैट वी फील एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। इनकेस हमें कोई पुल बैक मिलता है, मे बी अगर कल के लो के नीचे स्लाइटली मूव होकर के अगर फिर से वो 5675 के ऊपर मूवमेंट होना चालू हो जाता है, देन दैट कैन बी टेकन एज अ बाय इंडिकेशन। और 5750 का मुझे लगता है कि एक मैक्सिमम अपसाइड पॉसिबल है, बिकॉज जो लास्ट डे का जो मूवमेंट हुआ था नीचे की तरफ, वो हाई अभी ब्रीच होना थोड़ा डिफिकल्ट होगा निफ्टी के लिए। तो 5640 टू 5750 इज़ अ ब्रॉडर रेंज, जो कि आई थिंक नॉट ओनली फॉर टुडे, मे बी अनदर 1-2 दिन के लिए हमें देखने को मिल सकता है कि निफ्टी इसी ट्रेडिंग बैंड में ट्रेड होता रहे। यानी मुहूर्त भी शायद इसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर, ऐसा शुभम कह रहे हैं। खैर अब मुकेश, जो आईआईपी के आंकड़े आने वाले हैं, बहुत सारे जानकारी सोचेंगे हर महीने थोड़ा बहुत एक ऐसे आंकड़े सामने आते हैं जिन पर भरोसा कम रहता है, तो उसके आधार पर कोई एक दिशा समझना बाजार की मुश्किल हो रहा है कुछ जानकारों के लिए। आज के आंकड़ों को आप कितनी तवज्जो देंगे? और सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्या आपको लगता है कि थोड़ा सुधार होगा पिछले महीने के मुकाबले? नहीं, थोड़े पिछले महीने के मुकाबले थोड़ा सुधार हो सकता है, बट आई थिंक फॉर इन्वेस्टर्स वी शुड नॉट बी लुकिंग एट दिस मंथ टू मंथ आईआईपी नंबर्स, अदर नंबर्स। वी शुड लुक एट द लॉन्ग टर्म, क्या पैटर्न है। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म का डायरेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स में क्या हो रहा है, पॉलिसी में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स में क्या हो रहा है, आई थिंक दीज आर द ब्रॉडर फैक्टर्स विच विल इम्पैक्ट द मार्केट, rather than looking at this IIP numbers or other numbers on a month-to-month basis and then taking an investment decision. So my call would be कि आप अपने ये सब लॉन्ग टर्म में देखिए, पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज, पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज, इंटरेस्ट रेट्स में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स में क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट वन शुड लुक एट इन्वेस्टमेंट्स। जी चलिए, इस बीच देख लेते हैं इंडिकेटिव टिक्स में सेंसेक्स 19,000 के पार दिख रहा है, यानी 1.5% ऊपर सेंसेक्स इस समय दिख रहा है। 320 अंकों की तेजी इंडिकेटिव टिक्स में दिख रही है। निफ्टी हालांकि 6 पॉइंट नीचे है इंडिकेटिव टिक्स में, काफ़ी फ्लैटिश यहाँ पर रुझान दिखते हुए। निफ्टी पर रुपए पर अगर हम देखें इस समय तो संकेत थोड़े मजबूती के 54.64 पर रुपया खुला है, यानी जो शुक्रवार की क्लोजिंग थी उससे करीब करीब 10-11 पैसे की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है रुपए पर। लेकिन हाँ, संकेत एटलीस्ट इस समय अगर हम देखें सेंसेक्स के तो अच्छे मजबूत हैं, लेकिन अब ये 41 पॉइंट्स ही ऊपर है सिर्फ। अभी एक सेकंड पहले इनफैक्ट 300 से ज़्यादा अंकों की तेज़ी यहाँ पर दिख रही थी, लेकिन अब ये 40 पॉइंट्स के आसपास की मजबूती यहाँ पर दिखाते हुए। प्रदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक, क्योंकि नया हाई एक्चुअली अगर हम देखें मार्केट में इस समय तो एक फॉर्मेलिटी है, अगर आप निफ्टी को देखें या फिर फॉर दैट मैटर इवन सेंसेक्स, क्या जनवरी फरवरी के बीच नया हाई एक्सपेक्ट किया जाए मार्केट में जब विंटर सेशन ख़त्म हो चुका होगा? मार्केट विल बी प्रिपेयरिंग फॉर बजट, क्योंकि एक आशंका ये बनी हुई है बाजार में कि शायद इस बार का बजट थोड़ा पॉपुलिस्ट हो सकता है। मेरा ये मानना है सभी उस पर निर्भर करेगा कि हमारी सरकार विंटर सेशन में कितने रिफॉर्म्स, कितने पॉलिसीज़ को क्लियर करके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ पाएगी या बढ़ रही है। आई थिंक जिस तरह का एनवायरनमेंट, जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसमें अगर वास्तव में हमारी सरकार कुछ बोल्ड स्टेप्स लेके कुछ रिफॉर्म्स को पुश कर पाई और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी, तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली बजट के पहले हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है और संभवतः पुरानी पीक या पुरानी हाई टच कर सकता है बाजार। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज की परिस्थितियों को देखते हुए, तो आई थिंक फिर वापस एक लेकलस्टर सा मार्केट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है। और जैसा आपने कहा कि बजट एक पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, मेरा ये मानना है अगर सरकार वास्तव में रिफॉर्मिस्ट हुई और रिफॉर्म्स लाना शुरू किया तो आई थिंक बजट में भी कुछ एक सुधार और आएंगे, बजट में भी कुछ एक फिस्कल डेफिसिट की तरफ एक कंट्रोल लाने की और कुछ एक और रिफॉर्म्स को पुश करने की कोशिश रहेगी। तो वो अगर ये कंटिन्यूटी रही तो बाजार डेफिनेटली इस वित्तीय वर्ष में काफ़ी अच्छा आंकड़ा दिखा सकता है।
मेरे इस समय कई जानकारों की ये राय बन रही है कि बजट तक तो बाजार ठीक रहेगा और बजट के बाद क्या होगा ये इस पर निर्भर है बजट रहता कैसा है। अगर लोकलुभावन बजट की ओर सरकार बढ़ी तो ये बाजार के लिए खतरे की घंटी होगी, और वो इसलिए कि शायद इसका एक मतलब ये भी होगा कि सरकार खुद चुनावों को कुछ आने वाले महीनों के अंदर ही देख रही होगी, क्योंकि अगर वैसे देखें तो आपके पास पूरे 15 महीने बचते हैं बजट के बाद। अगर तय समय के हिसाब से चुनाव होने वाले हैं मई 2014 के समय सीमा के हिसाब से, तो 15 महीने का समय अगर हाथ में बचा हो तो लोकलुभावन बजट अगली बार देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरा नज़रिया ये कि आखिरी बजट होगा चुनाव से पहले का, आप भले ही 15 महीने हाथ में बचे रहें तो आखिरी बजट चुनाव से पहले उसको अगर आप लड्डू मिठाइयाँ बांटने के लिए इस्तेमाल ना करें तो फिर कब करेंगे। तो ये दो तरफ राय बटी हुई जा रही है इस समय बाजार की। मुकेश, आप क्या कहेंगे, इस समय अगला बजट लोकलुभावन होगा या फिर थोड़ा संतुलन होगा कि चलो कुछ आर्थिक कदम भी हम ठोस ढंग से उठाते हैं और थोड़ा सा तो हमें लड्डू मिठाइयाँ बांटनी है? मेरे ख्याल से अगला बजट अकॉर्डिंग टू मी वुड बी प्रॉब्ली अ मिक्स ऑफ बोथ। सो आई थिंक बिकॉज इफ यू लुक एट गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग टू पुश द रिफॉर्म्स, तो रिफॉर्म्स कंटिन्यू रखेंगे ही, लेकिन जैसे आपने कहा कि नेक्स्ट बजट विल बी द लास्ट बजट बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शंस, so there would be some populist measures also which will be which are likely to be announced in the budget. So I think it will be a mix of both. Reforms momentum will continue plus populist measures will also be there. तो अभी उसी that's what I'm saying now कि given so much of uncertainty बजट में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा है, तो मार्केट में ये अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे बिकॉज इट विल कीप ट्रेडिंग ऑन होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जी चलिए, इस बीच आज के ट्रेड पर प्रकाश गाबा की राय क्या है ये देख लेते हैं टेक चेक इस तरह के लिए। और यहाँ शुभम, आपके हिसाब से आज के लिए अगर जैसा आपने कहा कि शुक्रवार को थोड़ा सा ज़रूर संरचना कमज़ोर बनी है, तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए अगर कोई इसमें बिकवाली करना चाहे तो आप कहाँ ध्यान देंगे चुनिंदा स्टॉक्स आज के लिए, इंट्राडे के लिए? टॉप डाउन अप्रोच लें तो जो ओवरऑल जो सेक्टर नेगेटिव हमें लगता है वो है एनर्जी, और ONGC एक ऐसा स्क्रिप है जो कि लास्ट डे हमने देखा कि जो स्लाइटली नैरो बैंड फॉर्म हुआ था वो ब्रीच हो चुका है नीचे की तरफ। तो आई थिंक उस स्टॉक में ONGC में फर्दर वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है इवन फॉर अ डे, इवन फॉर अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। जो हम ओवरऑल टारगेट देख रहे हैं ONGC में वो 240 का है, बट अगर डे ट्रेडर्स उसको लेना चाहें फॉर अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो जो लास्ट डे का जो लो है 255 का, वो अगर टूट जाता है आज ड्यूरिंग द डे देन दैट कैन बी टेकन एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और जो स्टॉप लॉस है वो 259 पे रखा जा सकता है और 245 के नियर अबाउट का एक टारगेट हम देख सकते हैं। मुकेश, पोस्ट अर्निंग्स और इस दिवाली से अगली दिवाली तक आपको अगर कोई व्यू लेना हो तो आप कौन से सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा ओवरवेट हैं इस समय? अगर आप देखेंगे अर्निंग्स में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जो दो मेन सेक्टर्स हैं IT एंड फार्मा, दिस टू सेक्टर्स हैव डन वेल एंड आवर कॉल इज दैट कि डॉलर विल बी अराउंड 53 बाय मार्च, तो एवरेज डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट फॉर द ईयर विल बी अराउंड 55। सो दीज आर द टू सेक्टर्स विच शुड डू वेल इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। और उसके अलावा FMCG एंड अदर कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स, दोज आर द सेक्टर्स which will also do well because अभी जैसे पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, that will depend on कि पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज कैसे आते हैं। अगर पॉलिसी रिलेटेड क्लैरिटी आती है वहाँ पे तो those two sectors also we can see some uptick over there. Otherwise export oriented sectors पे should be doing well going forward in the near future. प्रदीप, पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस तिमाही में बहुत सारे लोगों ने माना है कि ठीक है नतीजे भले बहुत ज़्यादा चमकदार ना हो लेकिन पिछली तिमाही से थोड़े बेहतर नज़र आ रहे हैं, और ये शायद एक संकेत है कि आपकी कंपनियां बॉटम आउट हो रही हैं, जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है वो बॉटम आउट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो जनवरी में नतीजे सामने आएंगे वो थोड़े और बेहतर होने चाहिए, और ये कोइंसाइड कर रहा है, ये एक संयोग बन रहा है कि जिस समय आप कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी बाजार में तेज़ी का, अगली तेज़ी का या शायद पिछले शिखर तक जाने का एक समय हो सकता है, उसी के समय आपको थोड़े और बेहतर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो क्या ये चीज़ें एक योजना की तरह लग रही हैं कि एक स्कीम ऑफ थिंग्स आगे बढ़ रही हैं? नहीं राजीव, मेरा मानना ये कि इस तिमाही में जितने भी नतीजे देखे हैं वास्तव में अगर देखा जाए तो कंपनी की टॉप लाइन उस तेजी से नहीं बढ़ी है, बॉटम लाइन डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है। इसका मतलब ये रहा कि कंपनियों ने अपने आप को कॉस्ट एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है,
और कुछ एक लास्ट के कुछ मंथ्स में रॉ मटेरियल कॉस्ट भी डाउन हुई। अब ये कंटिन्यू रहेगा बिकॉज रॉ मटेरियल कॉस्ट पहले से कुछ और डाउन होती जा रही है और जैसा कि हम देख भी रहे हैं इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। तो आई थिंक कंपनियों की रिजल्ट्स अगले तिमाही के फिर ठीक होने चाहिए। अब सवाल ये है कि टॉप लाइन में ग्रोथ आएगी नहीं आएगी वो काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, पर अभी जैसा पिछले 2 महीने के हमने सेंटिमेंट देखे हैं उस सेंटिमेंट्स में इम्प्रूवमेंट देखा है, तो डेफिनेटली कुछ एक हद तक आई थिंक टॉप लाइन में भी कुछ ग्रोथ आनी चाहिए। तो ये सब ये दर्शाता है कि ये वाली तिमाही डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, बेटर होगी और उसके बेस पे कुछ आगे मार्केट ठीक रह सकते हैं जनवरी और फरवरी जैसा आपने कहा। जी 7 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स रुका है इंडिकेटिव टिक्स में और निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर 5688 का लेवल। तो आज काफ़ी फ्लैट यहाँ पर मार्केट की शुरुआत की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन एक तो टेलीकॉम स्टॉक्स पर भी नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि स्पेक्ट्रम जिसकी आज से बिडिंग प्रोसेस शुरू होने वाली है और इनफैक्ट जैसे भारती ने भी पहले आशंका जताई है कि जिस तरह का रिजर्व प्राइसिंग यहाँ पर रखा गया है 1-2 दिन के भीतर ही ये निपट जाएगा। और वैसे भी जो क्वालिफाइड बिडर्स हैं उसकी आप सूची देखें तो उसमें जो 3 इनकम्बेंट प्लेयर्स हैं यानी एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन, इसके अलावा नए प्लेयर्स में सिर्फ 2 ही अतिरिक्त नाम शामिल हैं इंक्लूडिंग वीडियोकॉन। और इसके चलते इनफैक्ट सरकार को CDMA में एयरवेव्स की पहले ही जो नीलामी है उसे कैंसिल करना पड़ा है। तो संकेत बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इस समय इस स्पेस पर। शुभम, आप टेलीकॉम स्पेस पर इस समय क्या रणनीति अपना रहे हैं? ये टेलीकॉम स्पेस में अगर हम शॉर्ट टर्म मूवमेंट का बात करें देन भारती, आरकॉम, ये दोनों स्टॉक ऑलमोस्ट एक शॉर्ट टर्म टॉप पर ट्रेड कर रहा है। और स्पेसिफिक अगर हम भारती का बात करें तो 285 पे एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न डेवलप हुआ था जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक में सप्लाई फिर से इमर्ज होना चाहिए। अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म सेटअप देखें भारती एयरटेल का, तो जो सपोर्ट उसने लिया था अराउंड 240 के लेवल पे, हमें लगता है कि वो लेवल वापस रिटेस्ट हो सकता है। तो जब तक एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बन जाता स्टॉक चार्ट पे अराउंड 240, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू बाय दैट। बट यस, टेलीकॉम स्पेस में अगर हमें कुछ लेना चाहिए इस लेवल पे देन इट्स ओनली आइडिया, बिकॉज अगर हम ओवरऑल मूवमेंट देखें स्टॉक का देन इट्स इन अ सेक्युलर बुल रन। और शॉर्ट टर्म पैटर्न्स पे भी हमें कंटिन्यूस ब्रेकआउट दिख रहा है विथ हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन। आई थिंक शॉर्ट टर्म में हम 100 to 101 का टारगेट देख सकते हैं आइडिया पे। और रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही फेवरेबल है बिकॉज जो स्टॉप लॉस हमें रखना है इस लॉन्ग ट्रेड के लिए वो 90 पे है। जी प्रदीप, क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर आप, और साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स पर जो मजबूती देखने को मिली है, क्या ये एक समय प्रॉफिट लेने का मौका है? 10% से ज़्यादा की मजबूती अब भी है यहाँ पर। फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आई थिंक देख सकते हैं, पर मेरा ये मानना है अगर लंबे समय के तो यूनाइटेड स्पिरिट एक डिफरेंट जोन में जा रहा है, टुगेदर न्यू फेज में जा रहा है। इस पूरे स्टॉक की री रेटिंग हुई है, तो उस दृष्टि से आई थिंक अभी होल्ड की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए रादर देन इस स्टॉक को बेचने की, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चेंजेस आएंगे और काफ़ी बदलाव आएगा और काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। तो ये तो रही बात यूनाइटेड स्पिरिट्स की, बट ओवरऑल अगर ओपनिंग आप देखें तो मार्केट काफ़ी पॉजिटिवनेस ही दर्शा रहा है। पर मेरा ये मानना है ये पूरा वीक एक फेस्टिवल मूड और फेस्टिविटी में है, तो इसमें वॉल्यूम्स को भी हमको साथ ही साथ देखना और कंसीडर करना चाहिए कि कितने ज़्यादा वॉल्यूम रहेंगे, कितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। प्रदीप जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स के संदर्भ में आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, उस तरह की उम्मीद ज़रूर बनती है इस सौदे के बाद। लेकिन साथ में रैनबैक्सी के एक सौदे का याद आता है। रैनबैक्सी का सौदा हुआ था 700 के ऊपर के भाव पे, वो आपको याद होगा, और उस समय भी कहानी यही। आखिर जिस भाव पर भारतीय प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच करके निकलने के लिए तैयार है, उस भाव पर एक आम निवेशक, एक खुदरा निवेशक मुनाफा क्यों न ले? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है राजीव, बट सवाल ये है कि इन्वेस्टर अगर एज ए ट्रेडिंग स्टॉक लेके चल रहा है तो डेफिनेटली मुनाफा बुक करके अपॉर्चुनिटी का वेट करे, या तो इसी स्टॉक में या किसी और में। पर जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो ये देखता है कि यहाँ से आगे इस कंपनी की ग्रोथ कितनी है और वास्तव में ये कंपनी ग्रो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। और तब ये मुद्दा बिल्कुल चेंज हो जाता है, तब ये नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो वास्तव में बाय एंड
कीप एंड होल्ड वाली फॉर्मुलेटीज या स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं, आई थिंक उनके लिए ये मुद्दा बिल्कुल जायज रहेगा, क्योंकि ये कंपनी की पूरी री रेटिंग होगी, इस कंपनी में का दृष्टिकोण पूरा बदलेगा, इंटरनेशनल नजरिया आएगा और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और टॉप लाइन में काफी ग्रोथ होगी, काफी इजाफा होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी चलिए, इस बीच देख लेते हैं कि सारे टेलीकॉम स्टॉक्स का हाल क्या है, स्पेशली वो जो कि आज 2G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी भारती के काउंटर पर अगर हम देखें इस समय तो कोई ख़ास रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। आधे % की गिरावट है, 274 के आसपास का लेवल है। आइडिया सेलुलर ₹1 की मजबूती है यहाँ पर। रिलायंस कम्युनिकेशन जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसमें, वो 57 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज एक इंटरेस्टिंग खबर आई है, भारती ने ठीक दिवाली से पहले एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशन के नेटवर्क से एयरटेल के नेटवर्क पर आने वाले सारे SMS को ब्लॉक कर दिया है, ये खबर। लेकिन ओवरऑल जो टेलीकॉम स्पेस है उसमें इस समय एटलीस्ट कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। शुभम, पोस्ट नंबर्स जिस तरह का मूव दोनों कंपनीज ने दिया है, इफ़ यू हैव टू चूज बिटवीन भारती एंड आइडिया, आपकी पिक कौन सी होगी? आई थिंक आइडिया इज़ द ओनली पिक दैट आई गो फॉर, बिकॉज जो मतलब अगर हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट देखें स्टॉक और या फिर अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट भी देखते हैं पीयर कंपनीज के साथ, देन आई थिंक आइडिया इज समथिंग विच इज़ द बेस्ट प्लेस चार्ट अमॉन्ग द टेलीकॉम स्पेस। भारती में जैसा कि अभी हमने कहा, 2 बेरिश पैटर्न डेवलप हुआ है, एक इवनिंग स्टार का पैटर्न और दूसरा बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। दोनों ही ये बताता है कि 285 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है स्टॉक के लिए। तो आई थिंक इवन मीडियम टर्म ट्रेडर्स कैन एक्चुअली लुक टू सेल ऑफ देयर होल्डिंग इन भारती फॉर द टाइम बिंग। 240 का जो लेवल है नीचे में, वो एक बार दोबारा देखने को मिल सकता है स्टॉक में, जो कि एक अच्छा लेवल होगा बाई के लिए। आइडिया में हम जो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टारगेट देख रहे हैं, दैट इज़ 100 to 101, जो कि एक डिसेंट अपसाइड होता है करंट लेवल से, और रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही जस्टिफाइड है, बिकॉज जो स्टॉप लॉस है वो हमें लगता है कि 90 पे जस्टिफाइड है। मुकेश, बैंकिंग क्षेत्र को लेकर अभी आप क्या सोच रहे हैं? इस वक्त एक बड़ा साफ साफ विभाजन दिख रहा है कि निजी बैंक जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सार्वजनिक बैंक हैं वो मुनाफे को लेकर दबाव में नहीं है, वो अपने कर्जों की गुणवत्ता को लेकर दबाव में है कि NPA बढ़ रहा है या फिर कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग का दबाव उनके ऊपर आ रहा है। तो अभी जो कुल मिलाकर के मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उसके बीच में आप बैंकिंग सेक्टर को कैसे देख रहे हैं? आप बैंकिंग सेक्टर देखेंगे, जैसे आपने कहा कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं अभी तक, there's a clear cut difference between the private sector banking as well as the public sector banks. आप देखेंगे जैसे कि public sector banks के NPA levels have gone up by around 49 basis points as compared to the previous quarter, wherein the private sector banks, उनके NPA levels have more or less remained the same. और अगर आप उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखेंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं, उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ सिर्फ 7% के आसपास हुई है, वेयर प्राइवेट सेक्टर बैंक की ग्रोथ हुई है अराउंड 25%। एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आप देखेंगे, उनका क्रेडिट ग्रोथ हुआ है अराउंड 17%, डिस्पाइट 17% क्रेडिट ग्रोथ, उनका नेट इंटरेस्ट इनकम हैज़ ग्रोन बाई 7% ओनली। तो उनके ऊपर प्रेशर है आज के दिन, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होता है तो वी एक्सपेक्ट द क्रेडिट बुक टू ग्रो फास्टर गोइंग फॉरवर्ड। बट उनका जो रिस्ट्रक्चर्ड लोन है वो दैट विल कंटिन्यू टू बी ए प्रॉब्लम। Our estimate is कि restructured loans will reach around 3.25 lakh crores. In the total restructured loans in the previous year and the current financial year will be around 3.25 lakh crores. So there will be some pressure on the bottom line. Net interest margin उनकी थोड़ी कम होगी for the public sector banks. तो pressure will be there. But अगर interest rates कम होता है, जैसे कि आशा है in the month of January, so there could be some growth in the credit growth होगा उनका। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर है अभी आज के दिन। जी चलिए, इस बीच देख लेते हैं आज अगर आप NSE के परसेंटेज गेनर्स की सूची देखें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स ही चल रहा है, जो कि 13% ऊपर है इस समय। बाकी कुछ है काउंटर्स जहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिली है वॉल्यूम्स के साथ। थोड़ा बहुत मोमेंटम जहाँ पर देखने को मिला है इसमें इलेक्ट्रोथर्म है, इसके अलावा सुजाना मेटल के काउंटर पर थोड़ी बहुत मजबूती इस समय देखने को मिल रही है, लेकिन कंसंट्रेशन आज काफ़ी हद तक जो वॉल्यूम्स के साथ मोमेंटम का है वो USL पर है। शुभम, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सेंसेक्स 36 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी भी हरे निशान में। एक छोटा सा ब्रेक लेकर चल लौटते हैं। ब्रेक के लिए मुकेश बने हुए हैं हमारे साथ। मुकेश, इस समय अगर इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से देखा जाए तो कौन से सेक्टर आपको लगता है कि अगले 1 साल के लिए थोड़े बेहतर हो सकते हैं, जो
अगर इकॉनमी में थोड़ी सी रिवाइवल की उम्मीद आप करें, अगर आपको लगता है कि इकॉनमी भी बॉटम आउट हो रही है, तो इस वापस सुधार के दौर के लिए कौन सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे, किस क्षेत्र पर नज़र रखें? जैसा कि मैंने पहले भी कहा और प्रदीप ने भी कहा कि रिजल्ट्स के बेसिस में अभी जो आउटलुक चल रहा है, तो आईटी, फार्मा, कंज्यूमर्स, एफएमसीजी, वो सेक्टर्स तो दे आर डूइंग वेल, दे शुड कंटिन्यू टू डू वेल. बट देर आर फ्यू सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर विच आर पॉलिसी डिपेंडेंट. अगर कुछ पॉलिसी में क्लैरिटी आती है और इकोनॉमी का रिवाइवल होता है, आपने सही कहा कि वी आर मोर और लेस एट द बॉटम ऑफ द साइकिल इन द इकोनॉमी फ्रंट. अगर पॉलिसी रिलेटेड क्लैरिटी आती है तो पावर एंड इंफ्रा आर द टू सेक्टर्स जहाँ पे आप कुछ अपसाइड देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड. तो पॉलिसी क्लैरिटी विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक सम गुड रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स इन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. राइट, चलिए अब प्रदीप, आपसे समझना चाहेंगे, आपने सुना एसबीआई चेयरमैन को कि क्रेडिट डिमांड कम है, खासतौर पे कॉरपोरेट मोर्चे पर अभी वैसा एक तेज रुझान सामने नहीं दिख रहा. तो बहुत सारे अर्थशास्त्री और बाजार के विश्लेषक जो सोच रहे हैं कि अब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट यहाँ से थोड़ा सुधरना चाहिए, इन्वेस्टमेंट साइकिल वापस ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए. अगर क्रेडिट ग्रोथ इतनी कम है या हल्की है, सबसे बड़े कमर्शियल बैंक को क्रेडिट ऑफटेक में दिक्कत आ रही है, तो इसका क्या संकेत निकाला जाए? रंजन, वास्तव में इसीलिए अगर आप वास्तव में देखा जाए तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हुई है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहा है, और वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली फंडिंग जो है बैंकों से जो अवेलेबल है, कॉर्पोरेट लोन्स जो अवेलेबल है वो नहीं उठ रहे हैं. अब ये सारा एक पूरा यूफोरिया है कि जब तक ओवरऑल सेंटीमेंट्स इंप्रूव नहीं होंगे, ओवरऑल गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रणनीतियां क्लियर नहीं होगी, तब तक, और जब तक जो इन्वेस्टर है, आप ये समझ लीजिए कॉर्पोरेट भी एक इन्वेस्टर हैं जो कि पैसा लगा रहे हैं और अपने कंपनी को ग्रो कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्ट तब करेंगे जब उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी, जब उनको रिटर्न नजर आएंगे. आज के समय में जो पॉलिसियां हैं वो उनमें अगर उनको रिटर्न नजर नहीं आते या एक वस्तुस्थिति में एक क्लैरिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई भी ग्रोथ के पाथ पे नहीं जाना चाहेगा, और जब ग्रोथ नहीं होती तो ऑब्वियसली लोन की ऑफटेक फ्रॉम द बैंक्स नहीं होगी. ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है. तो मेरा ये मानना है जब तक पॉलिसी मैटर्स में हमारी सरकार काफ़ी एग्रेसिव रूप लेके अब उनको डिलीवर नहीं करती है आने वाले समय में, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी. और जिस दिन ये पॉलिसीज मैटर्स क्लियर होने शुरू होंगे, सरकार निर्णय लेना शुरू करेगी, उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगी, तो ग्राउंड लेवल पे उनका इम्पैक्ट आने में फिर भी कुछ समय लगेगा. पर एक ये जो ओवरऑल सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है मार्केट में जो कि डिप्रेस्ड है, वो मेरा ख्याल है थोड़ा ठीक होना शुरू होगा. तो अब अगले 3 महीने ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह की रणनीति बनती है, किस तरह की पॉलिसीज सरकार वास्तव में ला सकेगी, और वो पॉलिसीज का अगर इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ तो ग्राउंड लेवल पे मुझे लगता है अगले 6 महीने में ये कॉर्पोरेट ऑफटेक या कॉर्पोरेट की तरफ से डिमांड आनी शुरू हो गई. अदरवाइज अभी कुछ ऐसा फर्मली कुछ हम बात नहीं कर पाएंगे. जी, करेक्ट. चलिए, शुक्रिया प्रदीप साहब हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं दीपावली की हमारी टीम की तरफ से. मुकेश, आपका भी शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए. आपको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं. लेकिन दिवाली के इस खास मौके पर